मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये समाज के एक ऐसे कड़वे सच का आईना है जिससे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में खींच कर ले जाती है जहां गरीबी इंसानियत से बड़ी हो जाती है। तो आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि क्या चीज इसे आज भी इतना जरूरी और दिल दहला देने वाला बनाती है। कहानी का पहला ही वाक्य देखिए, यहीं से माहौल बनना शुरू हो जाता है। एक ठंडी खामोश दुनिया जहां घीसू और माधव बैठे हैं, और किसके सामने? बुझे हुए अलाव के सामने। सोचिए, ये सिर्फ आग नहीं है जो बुझ गई है, ये शायद उनकी उम्मीदें हैं, उनकी भावनाएं हैं जो गरीबी की इस भयानक सर्दी में दम तोड़ चुकी हैं। प्रेमचंद हमें पहले ही वाक्य से उस निराशा की गहराई में उतारना शुरू कर देते हैं। तो कहानी का ये जो माहौल है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, ये अपने आप में एक किरदार है। चलिए देखते हैं कि प्रेमचंद कैसे शब्दों से इस सर्द रात के सन्नाटे को बुनते हैं और हमें कहानी के असल संघर्ष से मिलवाते हैं। प्रेमचंद यहाँ जो करते हैं वो कमाल का है। एक गहरा विरोधाभास। झोपड़ी के अंदर एक औरत जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, उसकी चीखें हवा में गूंज रही हैं। और बाहर है पूरी तरह से उदासीनता, एक अजीब सी शांति। ये जो बाहर और अंदर की दूरी है ना, ये असल में घीसू और माधव की भावनात्मक दूरी को दिखाती है। वो इतने ज्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं कि मौत की आहट भी उन्हें छू नहीं पाती। और ठीक इसी पल हमें माधव का ये डायलॉग सुनने को मिलता है, जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? ये सिर्फ आलस नहीं है, नहीं, ये गरीबी का वो सबसे भयानक चेहरा है जो इंसान से उसकी आखिरी बची खुची संवेदना भी छीन लेता है। प्रेमचंद कहानी के शुरुआत में ही बिना किसी लाग लपेट के हमें इस कड़वी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि ये लोग हैं कौन? क्या घीसू और माधव सिर्फ कामचोर हैं, या उनकी कहानी में कुछ और भी छिपा है? चलिए इन यादगार किरदारों की परतों को जरा खोलते हैं और समझते हैं कि प्रेमचंद ने उन्हें गढ़ा कैसे है। आकाश वृत्ति ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये घीसू और माधव की पूरी फिलॉसफी है, जीने का तरीका है। वो उस समाज के सिस्टम को पूरी तरह से नकार देते हैं जहां दिन रात की मेहनत के बाद भी हाथ खाली ही रहते हैं। इसकी जगह वो किस्मत और मौके पर जीते हैं, मतलब जो भी आसमान से टपक पड़े बस वही उनका है। देखिए, एक तरफ गांव के वो किसान हैं जो अपनी हड्डियां गलाकर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं, और दूसरी तरफ है घीसू और माधव जो इस पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाते दिखते हैं। ये तुलना हमें दिखाती है कि वो सिर्फ आलसी नहीं है, बल्कि वो समाज के बिल्कुल हाशिए पर खड़े हैं जहां मेहनत का कोई इनाम नहीं मिलता। उनका जो कैरेक्टर है वो सिर्फ आलस का नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक तरह के विद्रोह का है। काम से बचना, चोरी करना, बेइज्जती सहकर भी बेशर्म बने रहना, ये सब उनके जीने का तरीका बन चुका है। वो सामाजिक मान सम्मान और शर्म की उन जंजीरों को कब का तोड़ चुके हैं जो बाकी गांव वालों को बांधे रखती हैं। और यहीं प्रेमचंद कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाते हैं। नरेटर कहता है कि घीसू शायद किसानों से ज्यादा विचारवान था, मतलब एक सोचने वाला इंसान। क्या ये मुमकिन है? क्या उनका आलस सिर्फ आलस नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ खामोश बगावत है जहां मेहनत का फल सिर्फ शोषण है? ये एक सवाल हमें उनके किरदारों को बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां एक ट्रेजेडी एक मौके में बदल जाती है। बुधिया की मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये एक आर्थिक समस्या है, और जैसा कि हम देखेंगे, घीसू और माधव के लिए ये एक मौका भी है। प्रेमचंद इस खबर को बहुत ही सपाट शब्दों में बिना किसी इमोशन के बताते हैं। बुधिया मर चुकी है। कोई रोना धोना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक नंगा सच। और इसी पल से मौत शोक का विषय नहीं रहती, बल्कि पैसे जुटाने का एक मिशन बन जाती है। और अब देखिए, वो कितनी चालाकी से समाज के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दुख का नाटक करते हैं, जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये समाज एक जिंदा औरत के इलाज के लिए पैसे नहीं देगा, लेकिन हाँ, एक लाश के कफन के लिए जरूर दे देगा। ये प्रेमचंद का समाज के पाखंड पर एक बहुत तीखा कटाक्ष है। 5 रुपए। उस जमाने में 5 रुपए उनके लिए एक छोटी मोटी सल्तनत के बराबर थे। शायद इतनी बड़ी रकम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखी थी। और यही पैसा जो एक कफन के लिए खटा हुआ है, अब कहानी को उसके सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाने वाला है।
तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां उनकी इस पूरी खोज का मकसद ही बदल जाता है। एक ऐसा मोड़ आता है जो हैरान कर देता है। तो सवाल अब यही है कि इन पैसों का होगा क्या? क्या ये एक मुर्दा शरीर को ढकेंगे या फिर दो जिंदा शरीरों की भूख और प्यास बुझाएंगे? कहानी हमें एक ऐसी नैतिक दुविधा मिलाकर खड़ा कर देती है। बाजार की सड़क एक तरफ जाती थी और मधुशाला की दूसरी तरफ, और उन्होंने मधुशाला का रास्ता चुना। ये कोई मामूली चुनाव नहीं था, ये सामाजिक परंपरा पर व्यक्तिगत इच्छा की जीत थी। और यहाँ आता है उनका पहला दार्शनिक तर्क। कफन लगाने से क्या मिलता? घीसू रीति रिवाजों के खोखलेपन पर ही सवाल उठा रहा है। उनके लिए एक जल जाने वाले कपड़े के टुकड़े से ज्यादा जरूरी अपनी भूख और प्यास को शांत करना है। ये उनके अस्तित्व का तर्क है। शराब, तली हुई मछली, पूड़ियाँ, चटनी, ये सिर्फ एक दावत नहीं है, ये उनकी जिंदगी भर की दबी हुई हसरतों का जश्न है। और सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ये जश्न उस औरत की मौत से मिले पैसों से हो रहा है जिससे शायद अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन भी पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ। अब कहानी अपनी दार्शनिक शिखर पर पहुंचती है। नशे में धुत घीसू और माधव सिर्फ जश्न नहीं मनाते, वो अपने इस काम को सही ठहराने के लिए एक ऐसी तर्क प्रणाली तैयार करते हैं जो समाज के हर नियम को चुनौती देती है। ये कहानी का सबसे कमाल का, सबसे विडंबना भरा पल है। माधव, जो अपनी पत्नी के लिए एक दवा तक नहीं खरीद सका, आज एक भिखारी को खाना दान कर रहा है और पहली बार देने का आनंद महसूस कर रहा है। प्रेमचंद यहाँ हमसे पूछते हैं, असली इंसानियत क्या है? रीति रिवाजों को निभाना या किसी भूखे का पेट भरना? और फिर आता है घीसू का ये अंतिम दिल दहला देने वाला तर्क। वो कहता है कि बुधिया स्वर्ग जाएगी क्योंकि मरते मरते उसने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी, एक दावत। सोचिए जरा, गरीबी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है कि पत्नी की मौत उसके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बन जाए। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। यहाँ वो अपनी एक अलग ही नैतिक अदालत लगा लेते हैं। वो समाज के अमीर और इज्जतदार लोगों को पापी घोषित करते हैं और बुधिया को, जिसने कभी किसी को नहीं सताया, एक संत का दर्जा दे देते हैं। अपने काम को सही साबित करने के लिए वो पूरे सामाजिक और धार्मिक सिस्टम को ही पलट देते हैं। और कहानी इस कभी न भूलने वाले सीन पे खत्म होती है। वो नशे में गाते हैं, नाचते हैं और फिर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ते हैं। ये एक ही समय में एक उत्सव भी है और एक मातम भी। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है और शायद उनकी सबसे बड़ी हार भी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। इस कहानी में असली दोषी कौन है? क्या वो घीसू और माधव है, या वो समाज जिसने उन्हें ऐसा बना दिया, या फिर गरीबी खुद ही सबसे बड़ी दोषी है? यही सवाल कफन को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दर्शन बना देता है।